हमने देखा कि मां भी थोड़ी बेईमानी करती बेटा और बेटी में। बेटे से ज्यादा लाड, बेटी से कम प्यार। अरे कोई पूछे कि भैया आना चाहिए कि बेटी, तो बोले बेटी तो ठीक है, जब भैया आ जाए तो ज्यादा अच्छा। मेरे मन में लगता था ये भेदभाव क्यों होता है। एक जगह मैं बोल रहा था, भाषण दे रहा था, तब मैं कुछ नहीं था, सांसद विधायक नहीं था। तो मैंने बोलते हुए कहा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ा भाषण दे रहा हूं, भैया बेटी को आने दो, बेटी आई, बड़ी हो गई और शादी करी तो दहेज का इंतजाम कर तू कराएगा, आ गया, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। तो मेरे दिल में लगा कि शिवराज गड़बड़ है, भाषण से कुछ नहीं होगा। तब मेरे मन में एक विचार आया कि कोई ऐसी योजना बना के जिससे बेटी अगर पैदा हो इस धरती पे तो वो लखपति होनी चाहिए। तो उसमें से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और उसमें तय किया कि बेटी के जन्म के समय 30,000 रुपए के बचत पत्र माता पिता के हाथ में देंगे। मतलब सरकार अपने खजाने से 30,000 रुपए उस बेटी के लिए सुरक्षित करेगी। और मैं तय किया 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000। और जब वो बेटी बड़ी हो जाए 21 साल की तो सीधे 1 लाख रुपया उसको और मिल जाए, बेटी लखपति हो। और आज मुझे खुशी है कहते हुए 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनमें से कुछ मेरी बेटियां यहां बैठी। और इस साल मैंने यह भी तय कर दिया कि जो बेटियां लाडली लक्ष्मी कॉलेज में जाएगी, मामा 25,000 रुपया उनको और अलग से देगा पढ़ने के लिए। बेटे भी पढ़े, बेटियां भी पढ़े, लेकिन बेटी बोझ नहीं है। अब वो भावना कम हो गई। पहले ज्यादा थी कि बेटी नहीं बेटा होना चाहिए, लेकिन अब मैं एक आंकड़े बता रहा हूं। जब ये लाडली लक्ष्मी योजना बनी 12-13, ये तो 6 में बनी थी, 12-13 में 1,000 बेटों पे बेटी पैदा होती थी 912। इस साल भारत सरकार के आंकड़े आए, मध्य प्रदेश में अब 1,000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है। बेटियों की संख्या बढ़ रही है। बेटा बेटी बराबर की संख्या में आए तो सृष्टि का चक्र भी चलेगा, नहीं तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा बताओ आप। और इसलिए बेटियों के प्रति मेरे मन में लाभ बचपन से हमेशा रहा है। आज जब हम यहां आए तो मैंने कहा भाई देखो, क्या तो मैं चिढ़ा बद रहा हूं छोटे कार्यक्रमों के लिए, लेकिन कलेक्टर बोले सर आप आएंगे तो लोग आएंगे तो वो मिलेंगे कहां आपसे, फिर छोटे कार्यक्रम में भीड़ ज्यादा आ जाएगी। फिर हमने सोचा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए एक जगह आप सबके भी दर्शन करेंगे, लेकिन मैंने ये कहा था कि भीड़ नहीं होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और दूर दूर थोड़ा बैठे रहना चाहिए। मैं देख रहा हूं मेरी बहनें भाई यहां जो बैठे हैं वो दूरी बना के बैठे हैं। देखिए कई तरह का विचार, एक मेरी बहनों के बारे में, इनकी जिंदगी बदलनी है और जिंदगी बदलनी तो कई तरह के काम करने पड़ेंगे। उनमें से एक काम है हमारा स्व सहायता समूह बना के जो हमारी गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें उनकी आमदनी बढ़ाए। तो एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चला है कि स्व सहायता समूह बना के हम बहनों को कई तरह के काम सौंपे। जैसे अभी हमने स्कूल की गणवेश बनाने का, यूनिफॉर्म ड्रेस बनाने का काम सौंपा। तो वो काम पूरे जिले में 5 करोड़ कितने लाख का था? 5 करोड़ 40 लाख का था। ये सब यूनिफॉर्म सिली हमारे बहनों के स्व सहायता समूह ने, और 1 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उनने बचा लिया। तो ये उन स्व सहायता समूहों के पास ये पैसा गया, मतलब बहनों के पास पैसा आया। अगर ये हम नहीं करते तो कोई बड़ा ठेकेदार बनूंगा पैसा उसके खाते में जाता।
हमने तय किया कि 7 पोषण आहार बनाने के कारखाने हमारी बहनें ही चलाएंगी। उनमें से शायद एक अपने देवास जिले में खटांबा में, उसमें काम शुरू हुआ कि नहीं, अभी चालू हो गया, पोषण आहार बनने लगा। इधर आओ मेरी बहन। अब देखो, कोई कल्पना कर सकता है कि पोषण आहार बनाने का काम ये बहनें कर रही है, कारखाना। अभी क्या होता था, अभी बड़े ठेकेदार ठेका ले लेते थे और 800 करोड़ रुपया का काम था। 800 करोड़ का काम उनको मिलता था। वो 800 करोड़ रुपए का काम अब इनको मिल रहा है, मतलब अलग अलग जो समूह है उनको मिल रहा है, ताकि बहनों के खाते में पैसा जाए। अभी बांस मिशन का देखो, मेरे दिमाग में है कि एक बहन की आमदनी धीरे धीरे ऐसी कोशिश कर शिवराज के 10,000 रुपया महीना हो जाए तो वो अपने घर का कामकाज करते हुए अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने परिवार को चलाने में भी मदद करे। और इसलिए हमने कहा कि कई जगह खरीदी के काम में भी लग गई बहन, कई जगह अलग अलग तरह की चीजें बनाती है, बड़ी, पापड़, अचार, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, बड़े बड़े काम कर रही है। तो धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ रही है। अब एक काम और जोड़ा यहां, बांस का रोपण का काम, वो काम भी हाथ में ले रही है बहन। बिल्कुल बहन, आगे बढ़ते जाओ, भैया तुम्हारे साथ है, इसलिए तो फिर मुख्यमंत्री बन गया, बीच में तो हट गया था। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम पर मैं अपने किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं। एक तो ये कि वो बीमा का पैसा 2020 का, बस ज्यादा मेरी कोशिश है कि सब विवाद निपटा के इसी महीने खाते में डाल दूं, ज्यादा से ज्यादा फरवरी का पहला सप्ताह। अब आपको पता नहीं मामा कितनी कड़की में से गुजरा है कोरोना के कारण। इस बार थोड़ी हिम्मत हमने कर ली कि इस बार लॉकडाउन मत करो यार, जरा हिम्मत से निपटो, नहीं तो सभी चीजें बंद हो जाती, खजाने में पैसे ही नहीं बचता, तनख्वाह के लाने पड़ जाते हैं। तो दो चक्कर दो कोरोना के वो, और इस बार तय किया कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए, लेकिन काम धाम चालू रहने दें ताकि दुनिया भी तो चले, रोजी रोटी भी चले, तो वो भी डालूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मामा उधारी नहीं रहने देगा। थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन कंपनियों से विवाद था कुछ, वो पैसे का इंतजाम मैं कर रहा हूं। दूसरी बात, फसलों के बारे में विविधीकरण हमको करने का सोचना पड़ेगा। देखो, अपन सब किसान बैठे हैं, अपन 2 चीजें सोचें। गेहूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भारी मात्रा में गेहूं है कि मेरे पास आज समस्या ये है, अभी धान की खरीद चले कि रखेंगे कहां हम गेहूं, खरीदेंगे चाहे बाहर खेतों में भी बिछा कर करना पड़े। अगर थोड़ी थोड़ी खेती गेहूं की कम करके दूसरी चीजों की बढ़ाएं। अब एक उसमें उपाय है बांस का रोपण। ये बंजर जमीन पर भी हो सकता है और ये खेती की जमीन पे भी हो सकता है। अब देवास में बांस के फर्नीचर बन रहे हैं, आप में से देखा होगा कई लोगों ने, यहां रखे बांस के फर्नीचर। मेरे जाने के बाद जरा बांस का फर्नीचर भी, कटंगा बांस, और उसमें अगर आप बांस लगाएंगे तो बहन हो चाहे मेरे किसान भाई हो, बांस लगाने के लिए पहले साल 60 रुपया प्रति बांस के पेड़, दूसरे साल 36 रुपया की 40, दूसरे साल 36, और तीसरे साल 24 रुपया प्रति जीवित बांस वो देंगे, प्रति बांस के पेड़ की। और खरीदने की गारंटी 20 साल तक। क्या नाम है कंपनी का? है आर्टिसन।
ये कहाँ की कंपनी का नाम? अरे अपना अपना नाम, अपने देश का नाम रखते हैं, आर्टी फार्टी सन का। चलो जो भी सन हो, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। तो 20 साल तक खरीदने की गारंटी, और इनका कहना है कि 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ कम से कम बचेगा। सही बात है कि नहीं? खरी पक्की होकर कह दूं, क्योंकि हमको आमदनी कब, देखो दूसरी फसल कब लगाएंगे लोग? तब लगाएंगे जब आमदनी की गारंटी हो। सही बात है कि नहीं? अंधेरे में लगा दी और बिकाई नहीं तो कहेंगे मामा मरवा दिया रे तूने तो वो गारंटी भी है। तो धीरे धीरे मैं केवल बांस की बात नहीं कर रहा, अलग अलग फसलें और हम कैसे ले सकते हैं। गेहूं भी करें, थोड़े थोड़े जमीन में शुरू कर सकते हैं। 10 एकड़ है तो 1 आध एकड़ में ट्राई करो, 2 एकड़ में ट्राई करो। खेती में ज्यादा आमदनी कैसे बढ़े, इस विषय पे हमको सोचनी पड़ेगा। तो और भी कई फसलें हैं। एक और कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का, उसको भी मैं भी शुरू करूंगा अपने खेत में। आपको पता मैं भी किसान हूं, और किसान ऐसा नहीं कि जमीन और खेत में कभी गए नहीं, मैं भी जाता हूं। मैंने पत्थर भी घेरा है, और मैंने डुली में जब ट्रैक्टर जब नहीं थे नहीं ज्यादा, तो नाड़ियां चलती थी, नाड़ियां पे अब तो भूले बाल गए नाड़ी खाई। बैलों का भी काम खत्म हो गया, उराई का काम होता था, तो उराई का भी किया मैंने, और अभी भी खेतों में जाता हूं। तो हम कैसे आमदनी बढ़ाएं? एक रास्ता प्राकृतिक खेती का है। अब मैं अभी कोरोना हो गया, नहीं तो मैं गुजरात के राज्यपाल को यहां बुलाने वाला था। वो प्राकृतिक खेती में मास्टर है, और विशेष विधि से बनाई गई गोबर की खाद, गोमूत्र, उससे जैविक उत्पाद पैदा होता है और पैदावार भी कम नहीं होती। जो अपने मन में धारणा है भाई जब तक नहीं डालो खाद, ये डीएपी यूरिया, तब तक नहीं होता, तो उसका भी उपाय है। तो उसका भी अपन प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा प्रयोग करके देखेंगे, फायदा होगा तो उस दिशा में भी जाएंगे। ऐसे कई तरह के प्रयोग आमदनी बढ़ाने के। आज यहां बांस मिशन के अंतर्गत पौधों का रोपण हो रहा है। एक मेरे बेटा और बेटियों से कहना है कि हमको शिक्षा की पूरी व्यवस्था हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पॉपुलर डिमांड रहती थी हमारे गांव में हाई स्कूल खोलो, हाई सेकेंडरी स्कूल खोलो। अब मैंने खोले भी खूब, आप जानते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं हुई तो वो पढ़ाई बेकार हो जाती है। इसलिए एक चीज इस साल हम शुरू कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल ऐसे होंगे जहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ेंगे, और चिड़ावत में हम खोल रहे हैं, आपको पता है। आज मैंने भूमि पूजन किया, इनका भवन ही बनेगा लगभग 16 करोड़ रुपया का। इसमें लाइब्रेरी, इसमें प्रयोगशाला, आधुनिक स्मार्ट क्लास, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। और आसपास के गांव के बच्चे भी बसों से पढ़ने यहां आएंगे, और आधुनिक तरीके से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हुए हमारे जो बच्चे निकलेंगे वो किसी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से कम नहीं होंगे, बेहतर होंगे पढ़ने में। ये कोशिश हमारी होगी। भैया किसान के बेटा बेटी भी अच्छी पढ़ाई क्यों न करें? धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, अगर गरीब मजदूर है तो उसके बेटा बेटी भी ठीक पढ़ाई करें। तो गांव गांव में स्कूल खोलने के बजाय हम 25 गांव के बीच में एक अच्छा स्कूल खोलें। बस जाएगी, बच्चों को लेके आएगी, शाम को छोड़े आएगी। तो कोई स्कूल हम बंद नहीं कर रहे, लेकिन अगर पढ़ाई सीएम राज स्कूल में अच्छी होगी तो बाकी गांव के बच्चे भी वहीं आएंगे। तो धीरे धीरे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते चले जाना, ताकि बच्चों का भविष्य भी बेहतर बन जाए। और इसलिए आज सीएम राइज स्कूल का भी भूमि पूजन किया है। आज जब मैं आया तो मैंने कोशिश की गाइडलाइन कोरोना की पालन करते हुए अधिक से अधिक मिल सकूं। तो जब मैं जा रहा था तो दौड़ते दौड़ते बच्चे कह रहे थे मामा खेल का मैदान, मामा खेल का मैदान।
अभी मैंने कलेक्टर से ये कहा है कि जमीन देखें यहां, और खेल के मैदान की उपयुक्त शासकीय भूमि अगर है तो निश्चित तौर पर मेरे भांजो तुम्हें खेल का मैदान दिया जाएगा। बच्चे खेले कूदे दौड़े, ये जरूरी है। अब वो क्या है, आरक्षित है कि अनारक्षित है, जमीन देखना, शासकीय जमीन होनी चाहिए। आज दे नहीं रहे, तुम पीछे से दिलवा रहे हो यार। एक बात और आई कि सेवा सहकारी समिति, कितने गांव हैं इसमें? अभी टॉप खुर्द में कितने गांव सेवा सहकारी? टॉप कला की तो 4 गांव की सोसाइटी, यहाँ की 4000 का। तो क्या करना, बना दें क्या? तो बना देंगे यार, उसमें क्या दिक्कत। मामा तो है ही मुख्यमंत्री, इसीलिए तो है? और टप्पा भी दिया तो सोसाइटी भी देंगे। वो भी जारी रहेगा, चिंता मत करो। सबका और सबका जारी रहेगा। सामान्य वर्ग का 10%, ओबीसी का 27%, एससी का, एसटी का, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आज आपने जो स्नेह और प्यार दिया, बस मेरी एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना मेरी, कि कोविड से हम पूरी गंभीरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, क्योंकि कोविड के रहते हुए, क्योंकि तो बार बार आएगा तो क्या करेंगे, जिंदगी जीना तो छोड़ नहीं दें। और इसलिए कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को हम जीने की कोशिश करें। कोविड होगा तो कोविड भी देखेंगे और कोविड के साथ ही जिएंगे। लेकिन अपन ने अगर टीका कौन कौन ने लगवाया, जरा हाथ उठा लो। लगभग सबने लगवाया। क्या 2 डोज कौन कौन ने लगवाया? दोनों, वो भी उठा दो। तो ज्यादातर ने दोनों डोज लगा लिए। अच्छा, 15 से लेके 17 साल के बेटा बेटियों में कौन कौन ने लगाया, वो भी हाथ उठाओ। अब वो भी जो रह गया उनको लगाना है। कोविड के साथ ही हमको चलना पड़ेगा, तो टीका जरूरी है। और टीके के कारण एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि कोविड तो अभी हो रहा है बहुत लोगों को, लेकिन वो इतना घातक नहीं हो रहा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े या गंभीर हालत हो जाए। आमतौर पे वो जल्दी ठीक हो रहा है। और इसलिए आप टीका जरूर लगवा लें जिसने नहीं लगवाया हो, और कोरोना के नियमों का पालन करें। आप सबने स्नेहपूर्वक, आज मुझे भी मिलने में बहुत आनंद आया सबसे। मास्क लगा के मिलना पड़ा। अभी मैं केवल बोल रहा हूं इसलिए मैंने खोला है, मैं फिर लगा लूंगा तुरंत। ये मत समझना कि मुख्यमंत्री लगा नहीं रहा। पत्रकार मित्रों से भी कहना है कि पत्रकारिता करें लेकिन लगा के रखें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा 4 बजे भोपाल में कार्यक्रम है, इसलिए अब मत रोकना, मुझे जाने देना। बहुत बहुत